हेलो दोस्तों, चलिए आज एक बेहद दिलचस्प जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल को डिकोड करते हैं। हाल ही में एक बड़ी खबर आई है कि भारत के सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को आधिकारिक नामों के साथ मैप किया है। अब ये कदम केवल नक्शे में किया गया कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और सोची समझी कूटनीति है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि भौगोलिक स्थानों के नाम आधिकारिक रूप से दर्ज करने की ये प्रक्रिया वैश्विक कूटनीति और बॉर्डर्स की समझ को कैसे बदल रही है और इसका असल इतिहास क्या है। हमारे आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। 1. हालिया कदम और 27 स्थान। 2. कार्टोग्राफिक वॉरफेयर क्या है। 3. अरुणाचल और तवांग के महत्व। 4. ऐतिहासिक मैकमोहन लाइन विवाद। 5. 1959 और 1962 के संघर्ष। और अंत में 6. भारत और चीन की रणनीतियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हालिया कदम और इन 27 स्थानों की। देखिए, ये पूरा मामला किसी नए इलाके की खोज के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से आधिकारिक रिकॉर्ड्स में सीमावर्ती क्षेत्रों की औपचारिक पहचान दर्ज करने के इर्द गिर्द घूमता है और इसमें सर्वे ऑफ इंडिया का रोल सबसे अहम है। ये भारत की राष्ट्रीय मैपिंग एजेंसी है। जब भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी विदेशी सरकार या संस्था द्वारा आधिकारिक सीमा के दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो सर्वे ऑफ इंडिया ही वो सबसे प्रामाणिक स्रोत होता है जो राजनीतिक नक्शे प्रदान करता है। इसलिए इन मैप्स का अपडेट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम बन जाता है। अब अगर हम इन 27 स्थानों को ध्यान से देखें तो इनकी विविधता काफी दिलचस्प है। इसमें केवल जमीनी इलाके शामिल नहीं हैं। इन 27 जगहों में 21 भूमि क्षेत्र, 4 पहाड़ी दर्रे, 1 झील और 1 ऐतिहासिक स्मारक शामिल है। इन स्थानों की प्रकृति को और करीब से देखा जाए तो यहाँ कुछ बहुत ही विशिष्ट नाम दिए गए हैं, जैसे सामधो सरोवर जो एक झील है, साथ ही शेर थापा मेमोरियल और राइफलमैन जसवंत सिंह से जुड़ा जसवंतगढ़ स्मारक। अब पानी के स्रोतों और स्मारकों को शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये डेटाबेस को केवल खाली जमीन तक सीमित नहीं रखता। ये आधिकारिक रिकॉर्ड में राष्ट्र की ऐतिहासिक उपस्थिति, बलिदानों और संघर्षों की स्मृति को हमेशा के लिए दर्ज कर देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि कार्टोग्राफिक वॉरफेयर आखिर क्या है। तो ये कार्टोग्राफिक वॉरफेयर यानी नक्शों का युद्ध है क्या? असल में ये भौतिक हथियारों या सेना के बजाय नक्शों, भौगोलिक नामों और अपने नैरेटिव का रणनीतिक उपयोग करना है। इस प्रैक्टिस के तहत लगातार सरकारी दस्तावेज और डेटाबेस जारी किए जाते हैं ताकि धीरे धीरे विशिष्ट नामों को एक देश की आधिकारिक क्षेत्रीय कहानी का हिस्सा बनाया जा सके। आसान भाषा में कहें तो बिना कोई गोली चलाए कूटनीतिक स्तर पर अपने दावों को मजबूत करना ही कार्टोग्राफिक वॉरफेयर है। तीसरा पॉइंट है अरुणाचल और खासकर तवांग का सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश पर बार बार अपना दावा क्यों पेश करता है। चीन इस क्षेत्र को जंगनान या दक्षिणी तिब्बत कहता है, लेकिन इन दावों का आधार महज भौगोलिक नहीं है। इस दावे के पीछे बहुत गहरे ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंध हैं। तवांग जिला तिब्बती बौद्ध धर्म में अपने महत्व के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है। यह छठे दलाई लामा सांगयांग ग्यात्सो का जन्म स्थान है और यहीं पर प्रसिद्ध तवांग मठ भी स्थित है। इसी सांस्कृतिक जुड़ाव की वजह से ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक और राजनीतिक दोनों पैमानों पर बेहद अहम हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, ऐतिहासिक मैकमोहन लाइन विवाद। ये नंबर देखिए, 90,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारतीय आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि चीन पूर्वी सेक्टर में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा पेश करता है। अगर आप इसे नक्शे पर देखें तो ये लगभग पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही कवर कर लेता है। अब इस मुद्दे पर दोनों देशों के रुख में जमीन आसमान का अंतर है। भारत का बिल्कुल स्पष्ट रुख है कि 1914 के शिमला समझौते के आधार पर मैकमोहन लाइन एक ऐतिहासिक रूप से तय की गई उचित सीमा है, लेकिन इसके ठीक विपरीत चीन इस सीमा को अमान्य मानता है। उनका तर्क है कि इसे तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जबरन और गलत तरीके से थोपा गया था। पांचवा हिस्सा 1959 और 1962 के संघर्ष। जो लकीरें सिर्फ कागज पर खींची गई थीं, वो जमीन पर वास्तविक संघर्षों में कैसे बदल गईं, इसे इस टाइमलाइन से समझिए। 1914 में ऐतिहासिक शिमला समझौते ने मैकमोहन लाइन बनाई, लेकिन विवाद सुलझा नहीं और 1959 आते आते लॉन्गजू क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच ये भौतिक टकराव में बदल गया।
इसके कुछ ही समय बाद 1962 में थागला के पास एक पूरा युद्ध छिड़ गया। इन 27 स्थानों की सूची में लोंगजू का होना बहुत विशेष है। सुबनसिरी क्षेत्र में स्थित ये वही जगह है जहां 1959 में टकराव हुआ था और उसके बाद से यह क्षेत्र भारत के सीधे नियंत्रण में नहीं है। इसके बावजूद आधिकारिक नक्शे में इसका नाम शामिल करके भारत कार्टोग्राफिक रूप से अपने दावे को लगातार और मजबूती से असर्ट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह थागेला ला जैसे रणनीतिक पहाड़ी दर्रों का नाम दर्ज करना भी एक बहुत गहरा अर्थ रखता है। 1962 के युद्ध की शुरुआत और बड़े संघर्ष इसी पास से जुड़े थे। इसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड में शामिल करने का सीधा सा मतलब है कि उन युद्ध क्षेत्रों की ऐतिहासिक स्मृति को दस्तावेजों में हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। और आखिर में आते हैं हमारे छठे पॉइंट पर, भारत और चीन की रणनीतियाँ। अगर हम चीन की इस नाम बदलने की रणनीति को डिकोड करें तो इसके 4 स्पष्ट भू राजनीतिक मकसद नजर आते हैं। पहला है डोमेस्टिक मैसेजिंग, ताकि अपने नागरिकों के मन में बचपन से ही इन दावों को स्थापित किया जा सके। दूसरा है एडमिन नॉर्मलाइजेशन, यानी अपने अधिकारियों को ये दावा बार बार दोहराने की आदत डालना। तीसरा, विदेशी सरकारों और संगठनों को प्रभावित करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर सिग्नल देना। और चौथा, इस क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से दक्षिणी तिब्बत के रूप में बताकर एक पूरा टेरिटोरियल नैरेटिव सेट करना। वहीं दूसरी ओर भारत इन एक्शंस का जवाब एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत 3 स्टेप अप्रोच से देता है। कदम 1, जब भी ऐसे दावे सामने आते हैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से तुरंत खारिज करना। कदम 2, प्रशासनिक दावा, यानी अरुणाचल प्रदेश में एक्टिव गवर्नेंस रखना और भारतीय संविधान को वहां पूरी तरह लागू करना। और कदम 3, कार्टोग्राफिक दावा, यानी अपने आधिकारिक नक्शों में स्टैंडर्ड भारतीय नामों को मजबूती से दर्ज करना, जैसा कि अभी इन 27 स्थानों के साथ किया गया है। वैसे जियोपॉलिटिक्स की इन भारी भरकम बातों से थोड़ा हटकर क्या आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध जीरो वैली किस खास समुदाय से जुड़ी है? इसका जवाब है अब पातानी समुदाय, जो अपनी अनोखी कृषि पद्धतियों और प्रकृति के साथ तालमेल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये छोटी सी ट्रिविया हमें याद दिलाती है कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध है। तो अंत में ये सब समझने के बाद एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न सामने आता है। जब कागज के ये नक्शे ही आज के दौर के आधुनिक युद्ध के मैदान में तब्दील हो रहे हैं, तो क्या नाम और रेखाएं बदलने की ये कार्टोग्राफिक रणनीतियां भविष्य की कूटनीतिक वार्ताओं को सुलझाएंगी या उन्हें और अधिक उलझा देंगी? जमीन पर वास्तविक शांति के लिए इन मानचित्रों का ये खेल आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा।